हेलो नमस्कार वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कौन सी रिटायरमेंट स्कीम या कौन सा ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सही रहेगा जो वो चूज़ करें बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओपीएस, एनपीएस वर्सेस यूपीएस, कौन सा रिटायरमेंट प्लान बेटर है और किस में क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी क्रूशल फाइनेंशियल डिसीजन होता है। राइट स्कीम चूज़ करना सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी को। नई पॉलिसीज़ आई हैं, बैटल चल रहा है वर्स ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच में। तो इन स्कीम्स के यूनिक फीचर्स देख लेते हैं, कौन सा बेस्ट बेनिफिट रहेगा। एक बारी सारी स्कीम्स को समझेंगे। एनपीएस से पहले हम समझेंगे ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी 2004 में एनपीएस आया। उससे पहले ओपीएस चलता था। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो ओपीएस के अंडर कवर्ड होते थे। डायरेक्ट बेनिफिट प्लान था, गारंटीड पेंशन अश्योर करता था ये एम्प्लॉयज़ को। जो लास्ट बेसिक सैलरी होती थी ईयर्स ऑफ सर्विस की, उसको उसके हिसाब से एक फिक्स्ड पेंशन अमाउंट मिलता था रिटायरमेंट के बाद। डीए के जो डियरनेस अलाउंस के जो रिविजन्स होते थे वो बाय एनुअली होते थे, हर 2 साल में। अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती थी तो उसकी फैमिली को, स्पाउस को पेंशन मिलती रहती थी। ये एक फ़ीचर था ओल्ड पेंशन स्कीम का। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो 2004 से पहले अपॉइंट हुए थे, वो लोग ओपीएस के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम 10 साल की इसमें सर्विस चाहिए होती है। कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। प्रोज देखोगे ओल्ड पेंशन स्कीम की तो कोई डिडक्शन नहीं होता था सैलरी में से। गारंटीड पेंशन होती थी लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से। बाय एनुअल डीए रिविजन्स होते थे तो इन्फ्लेशन भी इसमें टैकल हो जाती थी। सर्वाइवर बेनिफिट्स होते थे, पेंशन कंटिन्यू रहती थी स्पाउसेस के लिए। कॉन्स क्या थे इसके कि कोई लमसम पे आउट नहीं था रिटायरमेंट पे, सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा हर महीने आपको मिलता था। फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी था गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ का। पेंशन की जो लाइबिलिटीज़ थी वो हर साल बढ़ती जा रही थी, तो अनसस्टेनेबल हो रहा था कि फ्यूचर में जो और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे पेंशन दी जाएगी। तो इसलिए आया एनपीएस। 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम ने रिप्लेस किया ओपीएस को और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। 2009 में एक्सटेंड किया गया इसको प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों के लिए। एनआरआईज तक भी इसको पहुँचाया गया। अनलाइक ओपीएस, एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है जहाँ पर इंडिविजुअल का जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो डिपेंड करता है उसके इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, कि जितना पैसे उसने इन्वेस्ट किया है और जिस फंड में इन्वेस्ट किया है उसकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से उसका कॉर्पस तैयार होगा। एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो रेगुलर है और 60 की साल में जब वो रिटायर हो जाएंगे 40% कॉर्पस जो उनका अक्यूमुलेट हुआ है उसको रखा जाएगा एन्युटी के लिए। मतलब जो मंथली जो पेंशन आएगी उसके लिए 40% पैसे को रखा जाएगा और जो 60% कॉर्पस है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो बिना टैक्सेशन के। मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, कोई बर्डन नहीं आएगा टैक्सेशन का। तो अशोर्ड पेंशन अमाउंट कुछ नहीं है इसमें। जो पेंशन है वो डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि जिस फंड में आपने पैसा डाला था थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर सर्विस उसकी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कैसी रही है और उसके हिसाब से आपके रिटर्न्स आएंगे। एनपीएस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल है। एनआरआईज़ के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी अवेलेबल है। रिक्वायर करता है ये कि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। तो जब तक आपकी सर्विस चलेगी तब तक मैंडेटरी है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोज देख लेते हैं एनपीएस के। ज़्यादा रिटर्न्स है क्योंकि मार्केट लिंक्ड है। पार्शियल लमसम विड्रॉल है रिटायरमेंट के टाइम पे, 60% आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगा। एनपीएस में डिडक्शंस मिलती हैं आपको सेक्शन 80C, 80CCD IB और 80CCD2 के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना फंड मैनेजर खुद चूज़ कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी आप खुद चूज़ कर सकते हो। कॉन्स क्या हैं? पेंशन गारंटीड नहीं है, रिटर्न्स डिपेंड करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस पे। 40% कॉर्पस जो है वो एन्युटाइज्ड करना पड़ेगा आपको, उसको आपको मंथली ही विड्रॉल लेना पड़ेगा। तो इसलिए इमीडिएट लिक्विडिटी जो मिलती है वो थोड़ी कम हो जाती है एनपीएस के अंदर। अब समझते हैं यूपीएस को। अब आपको एनपीएस ओपीएस पता ही है, तो यूपीएस का मतलब क्या है? 2024 में आई है ये। कोई इसमें मिक्स है ये दोनों का। जैसे ओपीएस के अंदर आपको गारंटीड पेंशन मिलती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ पार्ट आपको गारंटीड मिल रहा है और कुछ कंट्रीब्यूशन आपको जैसे एनपीएस में कर रहे हो उस तरीके से होगा। अभी करंटली देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ चुकी है, आगे चल के स्टेट्स
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये एक्सटेंड की जा सकती है। जो एम्प्लॉयज़ एनपीएस के अंडर कवर्ड हैं वो स्विच कर सकते हैं यूपीएस में कभी भी। ये स्कीम जो है ये गारंटी करती है पेंशन अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक सैलरी ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। मतलब आपकी जब रिटायरमेंट होगी उससे पिछले 12 महीने में जो आपकी एवरेज बेसिक सैलरी होगी उसका 50% का तो ये पेंशन देंगे ही देंगे। बट इसमें एक चीज़ है कि मिनिमम आपके पास 25 ईयर्स ऑफ सर्विस का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। एडिशनली एम्प्लॉयज़ विद अ मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस आर entitled टू मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ अपॉन सुपर एन्युएशन। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को 60% ऑफ द लास्ट पेंशन ड्रॉन मिलेगा। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 10% है। उस 10% ऑफ वॉट? 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड द डीए। गवर्नमेंट इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी? गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी 18.5%। और एनपीएस में गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है? 14%। तो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन वाइज अगर देखें तो यूपीएस बेटर है, क्योंकि इसमें 4.5% ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूपीएस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभी तक ये एक्सटेंडेड है। एम्प्लॉयज़ जो कवर्ड हैं इसमें एनपीएस के अंडर में वो यूपीएस के लिए शिफ्ट की कर सकते हैं। रिक्वायर क्या करता है? 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेसिक पे एंड डीए। इतना तो देना ही पड़ेगा, 18.5% देगी सरकार। प्रोज क्या है? गारंटीड पेंशन अमाउंट है बेस्ड ऑन द लास्ट 12 मंथ सैलरी। हायर कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से 18.5%, एनपीएस में है 14%। फैमिली पेंशन प्रोविजन है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है डिपेंडेंट्स के लिए। इन्फ्लेशन लिंक्ड है, एडजस्टमेंट्स प्रोटेक्ट करेगा ये आपकी परचेजिंग पावर को इन फ्यूचर। ग्रेचुइटी बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं। कॉन्स क्या हैं? कोई लमसम पे आउट नहीं मिलेगा रिटायरमेंट पे। टैक्सेशन डिटेल्स अभी तक अनक्लियर हैं इस स्टेज तक। और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी प्रोवाइड नहीं करेगा एनपीएस में, क्योंकि वो प्योरली मार्केट लिंक्ड है, तो उसमें आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी बना सकते हो। एक की डिफरेंस की टेबल है, ये देख लेते हैं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के डिफरेंस। ओल्ड पेंशन स्कीम में टाइप क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट गारंटीड पेंशन स्कीम का मॉडल है। ये नेशनल पेंशन स्कीम एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यूपीएस एक हाइब्रिड पेंशन स्कीम है जिसमें गारंटीड पेंशन वाला भी सिस्टम है और कंट्रीब्यूशन मॉडल भी इंक्लूडेड है। एप्लीकेबल किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो 2004 से पहले के अपॉइंटेड हैं उन पे एप्लीकेबल है। नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, एनआरआई और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल सबके लिए ओपन है। यूपीएस को देखें, अभी करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये है अवेलेबल, बट इन फ्यूचर इट मे बी एक्सटेंडेड टू स्टेट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ओपीएस में 0, एनपीएस में 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए। यूपीएस में सेम 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ओपीएस में फुल्ली फंडेड होता था, एनपीएस में 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए और यूपीएस में 18% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए। तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो सबसे बेस्ट तो जो 2004 से पहले वाले हैं कि उन्होंने कुछ दिया नहीं, बस मिल रहा है, तो उनके लिए बढ़िया है। बट जो 2004 के बाद वाले लोग हैं उनके लिए अभी तक एट दिस मोमेंट यहाँ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वाइज देखेंगे तो यूपीएस इज़ बेटर। पेंशन कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी? ओपीएस में होता था बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी। एनपीएस में डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड एन्युटी प्लान, किस हिसाब की आपने इन्वेस्टमेंट की है और क्या एन्युटी प्लान यूज़ किया है। 50% यूपीएस के अंदर 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, प्लस इट इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़ विद 25 ईयर्स ऑफ सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड। लमसम पेमेंट ओपीएस में कुछ नहीं होती थी, एनपीएस में 60% कॉर्पस मिल जाएगा टैक्स फ्री, 40% को आप एनुअलाइज कर सकते हो। यूपीएस के अंदर फिर से कोई लमसम पेमेंट नहीं है। फैमिली पेंशन इसमें पूरी होती थी, स्पाउस को पूरे बेनिफिट्स मिलते थे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर। एनपीएस के अंदर डिपेंड्स अपॉन द एन्युटी प्लान चोजन, आपके हाथ में पूरी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है। फैमिली पेंशन यूपीएस के अंडर 60% ऑफ द लास्ट पेंशन ड्रॉन गिवन टू द फैमिली। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ट्वाइस अ ईयर होता था इसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर। एनपीएस के अंदर कोई गारंटीड डीए रिविजन्स नहीं है। यूपीएस के अंदर ये इन्फ्लेशन लिंक्ड है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आपको मिल जाएंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं था। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर टैक्स डिडक्शंस हैं अंडर दीज सेक्शंस, और यूपीएस की अभी कोई टैक्स डिटेल्स क्लैरिफाइड नहीं की गई हैं तरीके से।
रिस्क फैक्टर की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में तो कोई रिस्क था ही नहीं, फिक्स्ड पेंशन थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट डिपेंडेंट रिटर्न्स है, तो कोई गारंटीड पेंशन नहीं है। बट यहाँ पे एक कैच है, अगर आप अपनी 50s में हो या 55 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र हो गई है, तो एक बार को एनपीएस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो आप यूपीएस को देख सकते हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को देख सकते हो। बट अगर आप अपने 30s में हो या 35 साल से कम के हो या 30 साल से कम के हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो एनपीएस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू गाइज, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी हैं और मार्केट लिंक्ड है। तो और मार्केट का नेचर आपको पता है कि इन दी एंड इट गोज अप ओनली। अब यूपीएस में बात करें तो कोई मार्केट रिस्क नहीं है, अश्योर्ड पेंशन है, ग्रेचुटी बेनिफिट्स तीनों में मिलेंगे आपको, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ओपीएस में कुछ नहीं है। एनपीएस में आप अपना फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, यूपीएस के अंदर फिर से ये अवेलेबल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी वाइज देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ जाता था, एनपीएस के अंदर सस्टेनेबल है, सेल्फ फंडेड है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, और यूपीएस एक बैलेंस्ड अप्रोच है विद गवर्नमेंट सपोर्ट। ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू? अब इसकी और बात कर लेते हैं। ये 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। जॉब स्टेबिलिटी फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड है रिस्क टॉलरेंस, थर्ड है रिटायरमेंट एक्सपेक्टेशंस। अब एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, अगर आपको गारंटीड पेंशन चाहिए बिना कोई कंट्रीब्यूशन करे तो ओल्ड पेंशन स्कीम आपके लिए बेस्ट है। फिक्स्ड पेंशन अमाउंट मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं है सैलरी में थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर सर्विस, उनके लिए बढ़िया है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं। पर इसमें एक कैच है कि सिर्फ 2004 से पहले अपॉइंटेड जो बंदे हैं उनके लिए अवेलेबल है, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इसमें अभी आ रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और मार्केट लिंक्ड ग्रोथ भी चाहिए तो एनपीएस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करें और फंड मैनेजर को चूज़ करें। टैक्स बेनिफिट्स भी हैं इसके अंदर। सूटेबल किसके लिए है? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, एनआरआई और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए। रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, मार्केट की परफॉर्मेंस पे करते हैं डिपेंड। तो अगर आपकी सर्विस अभी 20, 25, 30 सालों की बची हुई है तो एनपीएस अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट चीज़ तो ये है कि 60% कॉर्पस आपको एट वंस मिल जाएगा, तो यू कैन एन्जॉय योर रिटायरमेंट, और 40% है वो एनोटाइज्ड होगा, वो आपकी एवरी मंथ आपको वो पेंशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपको अश्योर्ड पेंशन चाहिए और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए कि भाई मैं तो डालूंगा ही और गवर्नमेंट भी डाले तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो प्रोवाइड्स गारंटीड पेंशन है इसके अंदर। 50% किसकी? जो लास्ट 12 महीने की सैलरी रहेगी आपके रिटायरमेंट से जस्ट पहले। इंश्योर क्या करता है? अश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड अ मिनिमम पेंशन। अगर कोई 10 साल तक की सर्विस करके जा रहा है तो मिनिमम उसको 10,000 रुपये की तो पेंशन मिल ही जाएगी। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें एनपीएस के कंपैरिजन में हायर है, 18.5% का है। आइडियल किसके लिए है? ये उनके लिए आइडियल है जो एक बैलेंस चाहते हैं बिटवीन अश्योर्ड बेनिफिट्स एंड सस्टेनेबल फंडिंग। बट अभी इसकी टैक्सेशन की कोई डिटेल्स आई नहीं है, काफ़ी नई है ये स्कीम, तो क्लैरिटी इसके लिए थोड़े टाइम में आएगी। फाइनल वर्डिक्ट वही है, ओपीएस उसके लिए बेस्ट है जो उसके लिए एलिजिबल है, एनपीएस उसके लिए बेस्ट है जो अपने पैसे को एक्टिवली मैनेज कर सकता है और इन्वेस्टमेंट रिस्क को समझता है, टैक्स एडवांटेजेस उसको चाहिए लॉन्ग रन में, उसके लिए एनपीएस बेस्ट है। यूपीएस मिडिल ग्राउंड है, गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सस्टेनेबिलिटी भी है इसके अंदर, तो यूपीएस इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू एनपीएस ड्यू टू इट्स अश्योर्ड पेंशन बेनिफिट्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं समझ में आती है, उन लोगों के लिए यूपीएस इज़ अ गो टू स्कीम। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए एनपीएस ही अच्छा है। अल्टीमेटली प्लान डिपेंड करेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप पे, फाइनेंशियल गोल पे और रिस्क प्रेफरेंस पे। ओपीएस लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, पर ये लिमिटेड लोगों के पास ही है, क्योंकि 2004 से पहले जो भर्ती हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन है ये। एनपीएस फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, मार्केट लिंक रिटर्न्स भी देगा, सस्टेनेबल भी है क्योंकि इसमें प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स भी कवर्ड हैं। यूपीएस लेटेस्ट स्कीम है, इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन बोथ द स्कीम्स जो एग्जिस्टिंग थी, ओपीएस एंड एनपीएस। गारंटीड पेंशन मिल रही है तो ये भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट्स में थोड़ा बहुत एक्सपोज रहना चाहते हो और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एनपीएस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ओनली फॉर दोज पीपल हु आर इन देयर 30s। इफ़ यू आर अबव 50 तो
यूपीएस माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बट अगर आप अपने 30 की एज में हो या फिर आपकी अभी 25-30 साल की नौकरी बची है तो एनपीएस इज़ अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल बिना डरे इसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।